आप वीडियो को देखो। कंसीडर करो कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। जब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ये सरफेस लिया गया है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, तो इसका कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होगा जिसे हमने थीटा मान लिया। अब ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी होगा, 45 भी होगा, 37 भी होगा, 53 डिग्री होगा, व्हाट एवर भी एंगल हम थीटा लेके चल रहे हैं। और जब इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो स्लाइड करना शुरू कर देगा तो ऑब्जेक्ट क्यों स्लाइड करेगा? क्योंकि जब तक किसी बॉडी को रिलीज किए वो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में अपने आप आता नहीं है। उसको मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो अगर हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो फिर ये इस इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल क्यों एक्सेलेरेट करेगा? अच्छा, क्वेश्चन ये रेज कर सकता है अगर मैं अलग अलग मास के बॉडी को रखूं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे तो किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? इन सभी बातों को हम लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे हम लोग काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब बाबू इस तरह का क्वेश्चन आता है आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आपको लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के अलावा आपको फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, पता होना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम अर्थात इस ब्लॉक के मोशन का स्टडी हमें करना है, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स काम कर रहा है हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ फोर्स होंगे, वाट एवर फोर्स जो बैलेंस नहीं होंगे, वह अनबैलेंस्ड फोर्स, वह एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स बॉडी को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कोई भी सरफेस, कोई भी ब्लॉक अर्थ सरफेस पे होता है तो हर ब्लॉक, हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो फोर्स बराबर होता है बॉडी के मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ओके, तो अब m मास का अगर ये ब्लॉक है तो अगर m मास का ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है तो हमें सोचना होगा हम इस ब्लॉक में एक फोर्स ऑलरेडी काम करेगा mg। अगर ये आपके सेंस में नहीं है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक, तो mg क्यों कौन लगा रहा है? अर्थ। और ये फ्री तो है नहीं, ब्लॉक फ्री स्पेस में तो है नहीं, एक सरफेस पे है। हमें पता होना चाहिए जब दो बॉडी कांटेक्ट में होता है तो कांटेक्ट के कारण सरफेस के, चूंकि स्मूथ है तो कांटेक्ट फोर्स दो तरह का होता है, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स। तो जब कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट होगा, सरफेस स्मूथ होगा, उस कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस इंक्लाइंड प्लेन और इस बॉडी के बीच जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा और वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा। अब देखो, अगर यहाँ पर सिर्फ दो फोर्स देख रहे हो, दोनों फोर्स जो है सो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर यह फोर्स बैलेंस नहीं होगा, mg को ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाए। तो क्या होगा, इसको समझने के लिए हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के लाइन को पीछे बढ़ाते हैं। तो बाय ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन और mg के लाइन के बीच का जो एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखो, इसके एक परपेंडिकुलर भी लाइन ले लेंगे। तो जैसा आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से जानते होंगे कि mg एक फोर्स हो गया जो इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो इसका इस लाइन पे कंपोनेंट होगा इस फोर्स का mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर लेगा और यह हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m। तो जैसा कि हम सेकेंड लॉ से जानते हैं, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11th में रहते हैं ये बेसिक बात सब भी नहीं पता होता है, तो आप हमेशा मेमोरी में एडजस्ट कर लो कि जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे होता है तो उस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस सामान्य सिचुएशन में वह mg cos थीटा के बराबर होगा, और mg sin थीटा यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं
m इंटू ए होता है और दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दोनों साइड m कैंसिल होगा, इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमें ऑब्टेंड होगा वो g साइन थीटा होता है। तो हमें हमेशा ब्रेन में सेट कर लेना है कि जब भी किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट करता है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा। और ये जो हम देखते हैं एक्सेलरेशन जो हो गया वो सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसलिए अगर अलग अलग मास को अगर रिलीज करते हैं इस ब्लॉक पे, इंक्लिनेशन सेम रहेगा तो उस मास पे कोई मास के कारण एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर g कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा सो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो a का मान मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब दैट इज द केस ऑफ फ्री फॉल हो जाएगा। अदरवाइज जब भी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होगा, अगर इंक्लिनेशन जो होगा थीटा जो 90 डिग्री से स्मॉलर होता है तो हमेशा g से स्मॉलर होगा। इस बात को कंफर्म कर लो। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इस सरफेस पे अगर किसी बॉडी को रखते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, g साइन थीटा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा, कंपटीशन में अक्सर पूछ सकता है, और बच्चे अगर उस लेवल तक इस बात को नहीं देखता है तो बच्चे से ये क्वेश्चन छूट जाएगा। मैंने जो अभी बताया है वो लेवल 1 क्वेश्चन हो गया। इससे लेवल 2 कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेंगे, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रिलीज़ करते हैं तो इतना तो हम जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रिलीज किया जाएगा जिस ऑब्जेक्ट को, तो वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेट कर जाएगा, जो एक्सेलरेशन g साइन थीटा है। एक स्टेप अगर आपको पता है तो क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, रेज किया सकता है कि अगर किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, यानी ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ये ए एच इजकल टू व्हाट, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, ए वी इजकल टू व्हाट। तो आपसे क्वेश्चन रेज किया जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रिलीज करने से ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, वही होगा वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ऑलरेडी तुम यहाँ लिख सकती हो, क्या लिख सकते हो, ए एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए का मान कितना है, g साइन थीटा, g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। तो हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ए भी कितना होगा, वेरी सिंपल, ए भी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा, और ए के बदले हम क्या लिखेंगे, g साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा g साइन स्क्वायर थीटा। मान लो आपसे पूछ सकता है कोई कि अगर किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है जिसका इंक्लिनेशन थीटा इजकल टू 37 डिग्री है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का। तो आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप कमेंट करके हमारे वीडियो में आप हमें बताओ। आप ओके।